उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों की सावधानियाँ आती है। तो मैं आपको कल सावधानियाँ बता रहा था, लेकिन हम फिर स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि भाई अगर उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि की अगर सावधानियाँ आ जाए तो हम जुगाड़बाजी से किस तरीके से सावधानियाँ लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सावधानी बता रहा हूँ आय विधि की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इजी है, सारी इजी हैं, लेकिन हम ज़रा आय विधि की अगर हम सावधानियों के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमने न्यूमेरिकल चीज़ों के अंदर जो हमने ध्यान रखने वाली बातें थी ना, उन्हीं को ही तो सावधानियाँ कहते हैं। सावधानियों का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशंस, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब सबसे पहले टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि भाई आय विधि के अंदर एनडीपीएट एफसी निकलता है। तो सबसे पहली सावधानी जो आपको लिखनी है वो आपको लिखनी है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसके रिगार्डिंग आपको इसके अंदर ये लिखना है कि जब आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये भी दिया हो और मजदूरी व वेतन या भैया मजदूरी तथा वेतन और यहाँ पे जो है सेवानिवृत्त पेंशन, मजदूरी व वेतन, सेवानिवृत्त पेंशन या कुछ भी जो इसके कॉम्पोनेंट होते हैं, तो आपको ये लिखना है कि अगर मुझे कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी दे रखा हो और उसका अरे यार बेटा अनम्यूट रखो ना। और जो है अगर आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी दे रखा हो और आपको जो है मजदूरी व वेतन भी दे रखा हो या सेवानिवृत्त पेंशन या मालिक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान कुछ भी दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि भाई हम इसको नहीं लेते। सबसे पहली सावधानी। दूसरी सावधानी जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रचालन अधिशेष के रिगार्डिंग। प्रचालन अधिशेष में आप ये लिखेंगे कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर प्रचालन अधिशेष भी दिया होता है और किराया, ब्याज, लाभ या रॉयल्टी ये कुछ भी दे रखा हो, तो भाई इनको जो है हम नहीं लेंगे। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था लाभ का, कि अगर आपको लाभ भी दे रखा हो और लाभ के साथ साथ निगम कर, निगम बचत या लाभांश ये भी आपको दे रखा हो, तो भाई इनको नहीं लेंगे। और ये तीन बातें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब कर रहे थे वहीं पे हमने जो है पढ़ी थी। तो तीन सावधानी तो ऐसी बन गई इसके अंदर। उसके बाद जो चौथी और जो पांचवी है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आय होती है ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी कारक आय और एक होती है आपकी हस्तांतरण आय। कारक आय मैंने आपको ये बताया था कि कारक आय जो होती है ये होती है मेहनत की, काम करना पड़ता है इसमें आपको। और हस्तांतरण आय जो होती है ये होती है बेटा फ्री की। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो घरेलू आय होती है या वो राष्ट्रीय आय जो होती है वो केवल कारक आय का सम है, हस्तांतरण आय का नहीं। अगर आप घरेलू आय और राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे, उसमें लिखा है कि ये कारक आय का जोड़ है। एक साल के अंदर अंदर सामान्य निवासी जितनी भी कारक आय अर्जित करता है वो राष्ट्रीय आय है, और एक साल के अंदर अंदर सामान्य निवासी या गैर निवासी घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी कारक आय अर्जित करता है वो घरेलू आय है। तो दो ही टर्म, चाहे वो घरेलू आय हो, चाहे वो घरेलू आय हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, दोनों कारक आय को लेते हैं, हस्तांतरण को नहीं। तो आप चौथी डेफिनेशन में, चौथी सावधानी में ये लिखेंगे कि आय विधि के अंदर जितनी भी हस्तांतरण आय होती है, जैसे कि लाइक वृद्धावस्था पेंशन कह सकते हो, ये लिख देंगे सबसे पहले। दूसरा आप यहाँ पे जो है छात्रवृत्तियाँ ये लिख देंगे आप पहले। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता। हस्तांतरण आय को क्या कहते हैं? हस्तांतरण आय को कहते हैं एक पक्षीय भुगतान, तो जिसके बदले, या एक पक्षीय हस्तांतरण जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता, उसको जो है हस्तांतरण आय कहते हैं। तो ऐसी आय भाई इसके अंदर शामिल नहीं होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पांचवी सावधानी आप, हाँ जी सर, इसे एक पक्षीय अंतरण ही बोलते हैं। हाँ, एक पक्षीय भुगतान, एक पक्षीय अंतरण कुछ भी कह सकते हो बेटा,
ये एक ही चीज़ है। अंतरण का मतलब होता है ए वन साइडेड का ट्रांजेक्शन है ये। और क्या पढ़ सकते हैं हम, और मैंने बोला भाई मेहनत की कमाई जोड़ी जाएगी, फ्री की नहीं। तो फ्री की और कौन कौन सी होती है? फ्री की और जो होती है इसको कहते हैं गैर कानूनी कार्य, जैसे कि लाइक चोरी हो गया, जुआ हो गया, ये जो है इल्लीगल वर्क है। इल्लीगल वर्क से जितनी भी आय हमें प्राप्त होती है उसको भी बेटा राष्ट्रीय आय के अंदर नहीं जोड़ा जाता है। या अचानक से, जैसे हम कल बात कर रहे थे, अचानक प्राप्त आय, अचानक प्राप्त आय जैसे कि लॉटरी लग गई, ठीक है, लॉटरी लग गई, किसी को पैसे पा गए, तो भाई ये वाली आय भी नहीं जोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई मेहनत थोड़ी ना करी है, फ्री की इनकम है ये आपके लिए। तो छः, ये इतनी इजी है, 6 तो आपने ऐसे ही लिख दी, आएंगी कितने का? मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, और 6 तो आपने ऐसे ही लिख दी। 3 पढ़ रखी थी और ये 5 पढ़ रखी थी बल्कि आपने, और 1 बना के लिख दी। तो सबसे ज़्यादा, सबसे इजी जो सावधानी है वो मेरे को आय विधि की लगती है सबसे ज़्यादा इजी। तो ये 6 सावधानी आप लिख सकते हो, 6 से ज़्यादा तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। एग्जाम बुक में तो आप देखोगे 10 लिखी हुई है, तो इतनी पढ़ के क्या करोगे? इतने का तो क्वेश्चन ही नहीं आना। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप जो है 7 पढ़ लीजिए, और क्या करोगे? 7 से ज़्यादा तो आने ही नहीं वाली है, इतना काफ़ी है, इतना आप जो है पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ है जी, ये जिन कर्मचारियों के परिश्रम एक मिनट आसिफ क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो आप। जिन मकानों में मकान मालिक रहते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं भी वहाँ पे बताऊँगा। ये वाला टॉपिक अभी वहाँ पे भी आएगा कि इसका मतलब जो है क्या होता है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, एक पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर। ये वाला जो पॉइंट है ये हर जगह आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रहते हैं उनका आरोपित किराए को कारक आय के घटक के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये वाला जो सावधानी है ये हम जो है बेटा उत्पाद के अंदर भी लिखेंगे, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, और व्यय विधि के अंदर भी ये आएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है ज़रा ये समझिए। ये कहना चाह रहा है, जैसे हमने प्रचालन अधिशेष के अंदर एक घटक होता है किराया। किराया का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसको जब मैं रेंट पे दूंगा और उससे जो मेरे को इनकम होगी वो बेटा किराया होता है, ठीक है। तो होता, अभी तो ये 6 लिख सकते हो आप, इतना काफ़ी है आय विधि की सावधानियाँ, ठीक है। या एक पॉइंट मैं पहले और बता देता हूँ। एक यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बेटा, एक यहाँ पे एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं पूंजीगत लाभ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये भी जो है कैपिटल गेन भी जो है इसके अंदर शामिल नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कैपिटल गेन जो है ये क्या होता है, ठीक है। कैपिटल बेचने से जो है क्या होता है। कैपिटल गेन को मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 1, आजकल आप सभी जानते होंगे, ट्रेंड में रहते हो, तो शेयर्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। शेयर्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी में पैसा लगाना शेयर्स होता है, ठीक है। तो आप बस समझ लीजिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाना शेयर होता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी ले लेते हैं रिलायंस। मान लीजिए रिलायंस का शेयर जो है अभी 3000 रुपये का है, मान लीजिए, ठीक है, 3000 का एक है, ठीक है। और मैं इसमें पैसे लगाना चाहता हूँ, तो पैसे लगाने का मतलब है मुझे इसके शेयर खरीदने पड़ेंगे। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके 10 शेयर खरीद लिए 30,000 रुपये के। मेरे पास 30,000 रुपये थे ना, और मुझे इसमें पैसे लगाने थे, तो पैसे लगाने का मतलब है मुझे उसके शेयर खरीदने हैं। तो एक शेयर जो है बेटा वो 3,000 रुपये का था, मेरे पास 30,000 थे, तो मैंने 10 क्वांटिटी खरीद ली, इसकी 10 क्वांटिटी खरीद ली। प्राइस कितना है? प्राइस है बेटा 30,000 रुपये। अब होता क्या है, लोग शेयर क्यों खरीदते हैं, पहले आप ज़रा ये समझिए। शेयर की वैल्यू रोज़ बढ़ती है, रोज़ घटती है। अब मान लीजिए ये जो शेयर मैंने 3,000 का ख़रीदा था, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये बेटा शेयर हो गया 3100 रुपये का। मैंने कितने खरीद रखे हैं? 10। तो मेरे 30,000 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई? 31,000 रुपये। मात्र कितने दिन में? मान लो 10 दिन के अंदर। 10 दिन में जो चीज़ मैंने 3,000 की खरीदी थी वो चीज़ 3100 रुपये की हो गई 10 दिन में, ठीक है। हाँ भाई 2700 रुपये का चल रहा है, पता है मेरे को। तो अब जो है
अब जरा क्या करेंगे, मैंने लगाए थे 30,000 रुपये और वो हो गए 31,000। कितने दिन में? 10 दिन में। मेरे पैसे कितने बढ़ गए? 1,000 रुपये बढ़ गए मेरे पैसे। तो इस 1,000 रुपये को क्या बोलेंगे बेटा? इस 1,000 को बोलेंगे पूंजीगत लाभ। क्या बोलेंगे इसको? पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। जब मैंने जो शेयर खरीदे हैं, जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो मुझे फ़ायदा होगा। मेरे को फ़ायदा हो रहा है 1,000 रुपये का, तो जो फ़ायदा हुआ शेयर की वैल्यू बढ़ने से वो पूंजीगत लाभ होता है। और बोल रहा है ऐसे लाभों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो आप बोलोगे भाई घट भी तो सकती है, बढ़ेगी थोड़ी ना। अगर घट जाए, भाई मान लीजिए 3,000 वाला मैंने 10 के खरीदे थे तो 30,000 रुपये लगाए उस कंपनी में। 1 मिनट बस। और अगर भाई 2,800 हो जाए और मैंने 10 खरीद रखे हैं तो मैंने 30,000 की वैल्यू तो 28,000 हो जाएगी। 2,000 रुपये चली गई डाउन, 2,000 रुपये नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं कैपिटल लॉस। वो कैपिटल गेन है तो इसको कैपिटल लॉस कहते हैं, पूंजीगत हानि। अब बोलिए सर। हाँ हाँ सर आपने बोला कि क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसे जोड़ा नहीं जाएगा। हाँ। और जब सर जैसे मैं शेयर जब बेचता हूँ ना, हाँ तो उसमें ना मेरे को 13% चार्ज कट जाता है, जीएसटी चार्ज। नहीं, हाँ तो वो तो उससे जोड़ वो जीएसटी है भाई, वो टैक्स है। टैक्स तो कैलकुलेट होगा ना, टैक्स तो कैलकुलेट होता है। ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो वो तो जीएसटी है, वो तो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर तो ऐड होगा। ये वाले अमाउंट की बात हो रही है, ये 1,000 रुपये की, ये 1,000 रुपये ऐड नहीं, ये कैपिटल गेन है, ये आपकी फ्री की इनकम है। टैक्स, इस पे जो टैक्स लगेगा वो तो कैलकुलेट होगा, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये होता है, ये ध्यान रखना है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर शेयर वाली भाषा आपको समझ में नहीं आती है कि शेयर क्या होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हो आपके उसको कि मेरे पास एक मशीन थी, मैंने वो 10,000 रुपये की ख़रीदी थी मान लीजिए, और मैंने इसको ख़रीदा था 10,000 रुपये में, और मैंने इसी मशीन को 12,000 रुपये में बेच दिया। बेच कितने में दिया? 12,000 रुपये में। 2,000 के फ़ायदे में बेच दिया। तो ये जो 2,000 रुपये है, ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा कैपिटल गेन। तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। या मान लो ऐसे समझ लो आप अपनी आम भाषा में, आपने कोई फ़ोन 15,000 रुपये का ख़रीदा और किसी का पपलू बना दिया, 16,000 में बेच दिया आपने 1,000 के फ़ायदे में। तो भाई वो 1,000 रुपये क्या है? कैपिटल गेन है। और अब बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो ये पूछ रहा था लड़का, यहाँ पे एक सावधानी लिखी हुई है कि जिन मकानों में मकान मालिक खुद रहते हैं उनका आरोपित किराया इसमें शामिल किया जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या होता है? हर घर का जो होता है ना बेटा, हर घर का एक रेंट होता है कि इस घर से इतना रेंट मिल सकता है, हर घर का होता है एक एक्सपेक्टेड रेंट जो है हर घर का होता है। जैसे मान लो मेरा घर है, इसका एक्सपेक्टेड रेंट 10,000 रुपये है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं खुद रहूं, ठीक है, या मैं रेंट पे दे दूं। तो अगर मेरे पास एक ही घर है तो भाई मैं तो खुद रहूँगा ना। अगर मेरे पास 2 घर हैं तो एक में मैं खुद रहूँगा, एक को रेंट पे दे दूंगा। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई हर घर का तो एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है। अब अगर मकान मालिक चाहे खुद रहे उस घर में, चाहे वो रेंट पे दे, ये जो एक घर का जो एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है ना, इसको जो है उसमें जोड़ा जाएगा। ये उस लाइन का जो है मतलब है। कैपिटल लॉस को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी कहते हैं ना। हाँ, कैपिटल लॉस को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी कहते हैं, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था डेप्रिसिएशन के अंदर, जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होता है। लाइक बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी की वजह से जब मान लो ये जो मेरी 10,000 की मशीन थी, अगर ये मेरी मशीन 8,000 की हो जाए, वैल्यू मंदी की वजह से इसकी वैल्यू डाउन हो जाए, तो ये जो 2,000 रुपये डाउन चली गई वैल्यू, ये कैपिटल लॉस हो जाएगी फिर, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हुई है। तो ये जो सावधानी लिखी हुई है, इसका ये मतलब है कि चाहे घर तो एक ही है, हर घर का रेंट होता है। अब किसी के पास अगर एक ही घर है तो भाई मेरे पास तो एक ही है, मैं तो खुद रहूँगा ना, उसको मैं खुद रेंट पे दे दूंगा तो खुद का रहूँगा। तो चाहे मैं खुद रहूँ चाहे मैं उसको रेंट पे दूँ, हर घर का एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो चाहे वो खुद रहे या रेंट पे दे, हर घर का एक रेंट है, वो रेंट जो है वो जोड़ा जाएगा। ये उसकी सावधानी है। बट मैंने आपको आसान सी 7 बता दी हैं। 7 भी बहुत ज़्यादा, इतने की तो आनी ही नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, 6 याद कर लीजिएगा, काफ़ी है। तो ये है बेटा आईवी सावधानियाँ। अब हम बात करते हैं व्यय विधि की।
व्यय विधि की सावधानियां क्या? हाँ जी, भैया हाँ जी। भैया वो सावधानी में एडिंग बना सकते हैं? नहीं, सावधानी में एडिंग क्या बनाओगे? सावधानी में ऐसा कोई, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख सकते हो, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक बना दिया, बट इतनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि सावधानी में एडिंग नहीं बनेगी। लेकिन बनाना चाहते तो बना सकते हो, ऐसे जैसे कर्मचारियों का बोलो। भैया आपने क्या कर्मचारियों का पारिश्रमिक बिल्कुल करके हाँ, ऐसे जैसे मैंने लिख रखी है ऐसे भी बना सकते हो। 3 एडिंग ये बन जाएगी, चौथी ये बन जाएगी, 5वीं ये बन जाएगी, छठी ये बन जाएगी। हाँ, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो पॉइंट वाइज लिख सकते हो, हेडिंग बनाना चाहते हो हेडिंग बना सकते हो। अब आती है बात बेटा व्यय विधि की। अभी हमने बात करी थी इनकम की, अब हम बात कर रहे हैं खर्चों की। तो खर्चों के अंदर जब हम खर्चे कर रहे हैं तो हमें किन किन सावधानियों का जो है ध्यान रखना है। तो सबसे पहली सावधानी आप ये लिखेंगे, देखो क्योंकि बेटा वस्तुएं 2 तरीके की होती हैं, हमने ये पढ़ा था कि भाई वस्तुएं जो है ना टोटल 2 तरीके की होती है। एक होती है अंतिम और एक होती है मध्यवर्ती। ठीक है जी। तो अंतिम वस्तुओं पे जो पैसे खर्च होते हैं वो अंतिम व्यय कहलाते हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं पे जो पैसे खर्च होते हैं वो मध्यवर्ती व्यय कहलाते हैं। और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि भाई राष्ट्रीय आय की गणना करते समय या जीडीपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं को काउंट करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेते। तो बस वही पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई, लेकिन व्यय के उसमें कि भाई पहली सावधानी आपको ये ध्यान रखनी है कि हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते समय या राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते समय केवल अंतिम व्यय जो है शामिल होता है। मध्यवर्ती व्यय जो है, मध्यवर्ती व्यय कौन सा होता है? जो मध्यवर्ती वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, ये वाला व्यय जो है शामिल नहीं होता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं ही शामिल नहीं होती तो उन पे खर्च किए जाने वाला व्यय भी शामिल नहीं होगा। सबसे पहली बात तो अगर हम शामिल कर देंगे तो दोहरी गणना की समस्या जो है हो जाएगी। ये भी हम पढ़ेंगे क्या होती है। तो पहला जो है अंतिम व्यय लेंगे, मध्यवर्ती व्यय जो है नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो वस्तुएं जो होती है ना, वस्तुएं ये जो है बेटा 2 तरीके की होती हैं। एक होती है पुरानी वस्तु और एक होती है नई वस्तु। तो ये जो आप पैसे खर्च कर रहे हो, चलो ठीक है अंतिम व्यय को लेना है, लेकिन जो किन वस्तुओं पे खर्च कर रहे हो ये भी मैटर करता है। पुरानी वस्तुओं पे आप व्यय खर्च कर रहे हो या नई वस्तुओं पे आप व्यय कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम राष्ट्रीय आय के अंदर केवल नई वस्तुओं पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है केवल उसको जोड़ा जाता है। पुरानी वस्तुओं पे खर्च किए जाने वाले व्यय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। और क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि मेरे भाई पिछले साल ये वस्तु नहीं होंगी, तो पिछले साल हमने जब ये नहीं होंगी तो ये ऑलरेडी जुड़ चुकी होंगी। अब इस साल के ईयर में ये पुरानी है और फिर से पैसा खर्च हो रहा है, तो भाई पिछले साल जोड़ तो लिया जब ये नहीं थी, और अब फिर आप इसको जोड़ दोगे तो 2 बारी कैलकुलेट हो जाएगा ये वाली चीज़। राष्ट्रीय आय में नई वस्तुओं पे जो पैसा खर्च होता है केवल उसको जोड़ा जाता है, पुराने वाली वस्तुओं पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसको नहीं जोड़ा जाता। अगर आप पुरानी वस्तुओं को जोड़ दोगे, पुरानी वस्तुओं पे खर्च किए जाने वाले व्यय को अगर जोड़ दोगे तो पिछले साल ये वस्तु नहीं होंगी, तो जब ये नहीं थी तब भी जोड़ लिया आपने, और अब ये पुरानी हो गई फिर जोड़ रहे हो, तो एक ही अमाउंट 2 बारी जुड़ जाएगा, जिससे दोहरी गणना की समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है पुरानी वस्तुओं पे जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ये जो वस्तुएं होती हैं, ये जो पुरानी वस्तुएं जो होती हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे। अब जब कोई हम सेकेंड हैंड आइटम जो खरीदते हैं ना, पुरानी वस्तुएं जो होती हैं इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। बीच में कोई ब्रोकर आ जाता है, किसी की हेल्प से हम जैसे बोलते हैं यार, जैसे हम अपने दोस्त को बोल देते हैं यार कोई स्कूटी हो तो बताइए। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा है कोई? जैसे हमें कोई पुरानी चीज़ खरीदनी होती है, जैसे मान लो फ़ोन खरीदना है या मान लो कोई स्कूटी खरीदनी है, तो हम अपने दोस्तों को बोल देते कि यार कोई फ़ोन हो तो बताइए यार, मेरे को फ़ोन चाहिए, या कोई कहीं स्कूटी बिक रही हो तो स्कूटी बताइए कहीं बिक रही है।
वो फिर क्या करता है, वो बीच में अपनी कमीशन ले लेते हैं बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो अगर उसमें किसी तरीके की कोई ब्रोकरेज दी जा रही है, कमीशन दी जा रही है, जिसको हम दलाली कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कमीशन। जो ब्रोकर होते हैं उनका तो काम ही यही है। ब्रोकर जो है, ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर होता है दलाल, जिसका काम ही ये है सेकेंड हैंड गुड्स को बाय सेल करवाना। तो भाई अगर हम उसको किसी वस्तु के क्रय विक्रय करने के लिए, किसी पुरानी मशीन का क्रय विक्रय करने के लिए उसको हम कमीशन दे रहे हैं, उसको हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये ऐड होगी, ये जो है ये शामिल होगी। क्यों होगी ये शामिल? ये ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि बेटा हमने बोला ब्रोकर को हम कमीशन दे रहे हैं, तो भाई उसका तो काम ही यही है ना, अपनी सेवा देना। वो तो अपनी सर्विस दे रहा है ना, उसका तो काम ही यही है, वो तो मेहनत कर रहा है, उसका तो काम ही यही है। तो मेहनत के बदले के पैसे हैं, वो फ्री के पैसे नहीं हैं, इसलिए इसको जो है जोड़ेंगे। तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर दी जाने वाली कमीशन को राष्ट्रीय आय में जो है शामिल किया जाता है। तीसरा ये लिख देंगे आप। चौथा समझिए, चौथा आप यहाँ पे समझेंगे। चौथा जो होता है यहाँ पे आप समझेंगे, ये होता है बेटा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट हिंदी में इसको कहते हैं वित्तीय परिसंपत्तियाँ। वित्तीय परिसंपत्तियाँ। अब आप बोलोगे सर ये क्या दिक्कत है? इसके अंदर जो आते हैं बेटा, इसके अंदर आते हैं शेयर्स आते हैं, डिबेंचर आते हैं, ये सब बॉन्ड्स आते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। जो भी मैंने आपको ऊपर शेयर बताया, शेयर ध्यान रखिए बस, किसी कंपनी में पैसा लगाना शेयर, क्योंकि ये कॉमर्स की टर्म्स हैं, आप इसके अंदर ज़्यादा घुसेंगे नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। लोग इसको इसलिए खरीदते हैं, इसके बदले में इसको खरीदने से फ़ायदा होगा, या तो इंटरेस्ट मिलता है या आपको डिविडेंड मिलता है, लोग इसको इसलिए खरीदते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको खरीदने पर, इसको क्रय करते टाइम जो भी खर्चा किया जा रहा है, मैं शेयर खरीद रहा हूँ, मैंने बोला मैंने 30,000 रुपये के रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो मेरी तरफ से 30,000 रुपये का खर्चा हुआ। किसके खरीदने? क्यों हुआ था 30,000 रुपये का खर्चा? 30,000 रुपये का व्यय हुआ था, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, शेयर, डिबेंचर, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं। इनको खरीदने पे जितना भी पैसा खर्च होता है, ये जो है शामिल नहीं होता। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ये शामिल जो है नहीं होगा। और लास्ट लिख बेटा इसके अंदर, लास्ट इसके अंदर लिख देंगे हस्तांतरण। हस्तांतरण भुगतान, जैसे भाई ऊपर हमने आय लिखा था ना, तो एक ही ट्रांजैक्शन एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आय होती है, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यय होता है। जैसे सरकार जो है 60+ जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको पैसे देती है 2500 रुपये, तो इसको मिल रहे हैं, इसके लिए हस्तांतरण आय है, लेकिन सरकार पेड करती है, तो इसके लिए वो चीज़ हस्तांतरण भुगतान है। ट्रांजैक्शन एक ही है, लेकिन डिपेंड कर रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा तो भाई हस्तांतरण भुगतान है, व्यय हो रहा है भाई यहाँ पे। मैं बुड्ढे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा तो भाई वो चीज़ हस्तांतरण आय है, क्योंकि उसको मिल रही है। तो जब मैं आय की सावधानी लिखूँगा तो मैं बुड्ढे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, सीनियर सिटीज़न के। और जब मैं व्यय की बात करूँगा तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँगा कि भाई जितने भी सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान किए जाते हैं, ठीक है, वो जैसे कि लाइक वृद्धावस्था पेंशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, ये भाई राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल जो है नहीं होती हैं। तो ये 5 सावधानियाँ आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और वो जो किराया वाला मैंने आपको बताया है, किराए वाला मकान, वो वाला तो बेटा हर हम 3 में लिख सकते हैं। मकान मालिक का आरोपित किराया, ये वाला जो है देखना बुक में लिखा हुआ है कि जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रहते हैं उनका आरोपित किराया जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ये लाइन आप आय विधि में भी, व्यय विधि में भी और उत्पाद में, तीनों में लिख सकते हैं। तो 6 सावधानियां मैंने इसकी बता दी आपको, इजी। अब हम बात करते हैं बेटा कि उत्पाद विधि सावधान क्या होगी। ये बहुत ही ईजी है, आय की हो गई, व्यय की हो गई, हाँ जी, सब पुरानी वस्तुओं
जितने भी डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, इनको जो है वित्तीय परिसंपत्तियां कहते हैं। लोग इनको खरीदते हैं। जैसे लड़का कह रहा है भाई मैं तो शेयर खरीदता हूँ, मैं तो शेयर में पैसा लगाता हूँ। हाँ बोलो। सर ये डिबेंचर क्या होता है? हाँ, आपको इतना नहीं घुसना ना बेटा, आपको इतना नहीं घुसना है डीप में, क्योंकि ये कॉमर्स की टर्म है। बस आप ये समझ लीजिए, ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई बंदी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि पैसे देंगे और बदले में कुछ आएगा हमारे पास फिजिकल रूप में, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक पेपर है। शेयर डिबेंचर बॉन्ड ये सब आप समझ लीजिए एक पेपर है बस, और कुछ नहीं। पेपर वर्क हैं ये सारे। मतलब आप डिबेंचर का, जैसे आप कह रहे हो भाई डिबेंचर क्या होता है, इसका मतलब ये है डिबेंचर बेटा एक तरीके का लोन है, ठीक है। मान लो अगर कोई बंदा, मान लो इस बंदे के पास 3 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और एक कंपनी है उसको पैसे की ज़रूरत है 3 करोड़ रुपए की। तो बेटा ये कंपनी क्या कर सकती है, इस बंदे से पैसे अगर अराइज करना चाहती है तो ये कंपनी इससे पैसे ले सकती है। तो बदले में इसको कुछ प्रूफ भी तो देगी ना कि मैंने तेरे से 3 करोड़ रुपए लिए हैं। तो मान लीजिए एक पेपर पे, लिखित टर्म पे ये लिख देगी कि भाई मैंने तेरे से आज की डेट में 3 करोड़, और ये इसको पैसे क्यों देगा बेटा 3 करोड़ रुपए, बदले में ब्याज मिलेगा। तो ये कंपनी इसको रिटर्न में एक पेपर दे देगी कि भाई मैंने तेरे से आज की डेट में 3 करोड़ रुपए लिए हैं, 5% का तुझे ब्याज मिलेगा, और ये पैसे तेरे को आज से 10 साल बाद रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये जो रसीद है ना, ये रसीद इसको मिल जाएगी, ठीक है। और ये रसीद ही क्या कह सकते हो, एक तरीके का डिबेंचर है। डिबेंचर एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है। जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो फंड अराइज करती है। तो ये कोई गुड्स नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लोग इसलिए खरीदते हैं। जैसे मैंने बोला ये इसको पैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको हर साल 5% का ब्याज मिलेगा, फिक्स मिलेगा ही मिलेगा 5% का, इसलिए ये इसको पैसे दे रहा है। इसी तरीके से जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है कंपनी से। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो डिविडेंड भी मिलता है। कई तरीके, शेयर में दो तरीके से अर्निंग होती है, डिबेंचर में एक ही तरीके से होती है। तो चौथे पॉइंट में ये कह रहा था कि हम शेयर खरीदने के ऊपर और डिबेंचर खरीदने के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करते हैं तो वो पैसे इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि ये केवल भाई पेपर वर्क हैं और कुछ नहीं। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। इस वजह से, क्योंकि ये केवल पेपर वर्क हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा इनसे, इस वजह से इनको राष्ट्रीय आय में शामिल जो है नहीं किया जाता है। ये होती हैं वित्तीय परिसंपत्तियाँ। अब हम बात करते हैं बेटा उत्पाद विधि की सावधानियों की, कि भाई मैं उत्पाद विधि के अंदर कौन कौन सी सावधानियाँ लिख सकता हूँ। आपको इसकी तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने आय और व्यय विधि की पढ़ ली। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी सिमिलर हैं, कौन कौन सी आप इसके अंदर लिख सकते हो। सबसे पहले आप जो बिल्कुल सिमिलर है वो है कि पुरानी वस्तुओं के क्रय पर दी जाने वाली कमीशन या दलाली, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही लिखा हुआ है बुक में। ये सिमिलर है, ये वाला आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। मकान का आरोपित मूल्य वाला ये आप लिख सकते हो, ये वाला, ये तो तीनों में ही लिख सकते हो, ये मकान का आरोपित मूल्य वाला। तीसरा और कौन कौन सा लिख सकते हो, तीसरा और ये लिख सकते हो, क्या कहते हैं कि पुरानी वस्तुओं का जो हम क्रय करते हैं उस पे जो भी पैसे खर्च करते हैं इसको भाई शामिल नहीं करते। ये शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। तो तीन तो बेटा बिल्कुल, तीन तो सिमिलर ही हैं, ठीक है। और एक और बताता हूँ सिमिलर। चौथी आप क्या लिखोगे, बस एक चीज़ हटा देनी है। पहली मैंने आपको बताई व्यय विधि के अंदर इसकी जो सावधानियाँ हैं ना बेटा, वो व्यय विधि की हैं, व्यय विधि जैसी हैं पूरी की पूरी। बस वहाँ पे व्यय लिखा हुआ है और यहाँ पे व्यय हटा के वस्तु लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक सावधानी बताई थी पहली कि भाई केवल अंतिम व्यय को लेंगे, मध्यवर्ती व्यय को नहीं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती को नहीं, ये लिख देंगे। मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं ये
इसके अंदर जो है शामिल नहीं होती हैं। तो 4 सावधानियाँ तो बेटा बिल्कुल सिमिलर ही हैं, ठीक है। 4 सावधानियाँ ये तो बिल्कुल सिमिलर ही हैं जो हमने व्यय विधि के अंदर पढ़ी है। तो अगर आपको व्यय विधि की याद है और आय विधि की भी याद है, आय का तो इसमें कोई सीन ही नहीं है, व्यय विधि की अगर याद है तो उत्पाद का आपका काम बन जाएगा। 4 सावधानियाँ आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अलग वाली। अलग वाली कौन कौन सी लिखोगे? अलग वाली के अंदर 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। पहला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं स्वयं उपभोग के लिए, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, ये वाला स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, इसको जो है शामिल किया जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जब भाई हम उत्पाद का मूल्य निकालते हैं, जब हम उत्पाद का मूल्य निकालते हैं और मेरे को उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो, तो मैंने बोला भाई 3 कंपोनेंट को जोड़ दे, बिक्री प्लस बिक्री प्लस स्वयं उपभोग और प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री, स्वयं उपभोग और स्टॉक में परिवर्तन, ये 3 बताए थे अगर आपको याद हो तो। इन तीनों को जोड़ देंगे तो भाई क्या आ जाता था हमारा? उत्पाद का मूल्य आ जाता था। तो ये स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए उसको बाहर नहीं बेचा, उसको उसने खुद ही यूज़ कर लिया। तो भाई इसमें नहीं आएगा ना, पुरानी वस्तुओं का कहीं नहीं आएगा, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय कहीं नहीं आएगा, नई वस्तुएं आती हैं, बस ये ध्यान रखिए। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय पे जो कमीशन दी जा रही है बस वो शामिल होती है। पुरानी वस्तु का ना तो क्रय ना तो विक्रय कोई कहीं नहीं आएगा, क्रय विक्रय नहीं आता पुरानी वस्तुओं का, बस उस पर दी जाने वाली दलाली आती है, कमीशन ऐड होती है। तो अपनी सर दे रहा है, उसका तो काम ही ये है, तो उसके लिए भाई ये फ्री की इनकम नहीं है, उसके लिए मेहनत की है, इसलिए वो ऐड होती है। तो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर ने बाहर मार्केट में नहीं बेचा, उसने उसको खुद ही यूज़ कर लिया। क्यों यूज़ कर लिया? क्योंकि उसे ज़रूरत थी उसकी। तो इसको क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि मुझे इसका प्राइस पता है कितना है, इसको बस मार्केट में इसलिए नहीं बेचा जा रहा क्योंकि प्रोड्यूसरों को इसकी ज़रूरत होती है। तो वो गुड्स कितने रुपए का है? जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए एक ठेली वाला है, ठीक है, वो आलू बेचता है, वो प्याज बेचता है, ठीक है, आलू बेचता है, प्याज बेचता है, और आलू प्याज अपने घर भी, मान लो आलू बेच रहा है 10 रुपये किलो, प्याज बेच रहा है 20 रुपये किलो, और अपने घर भी ले जाता है वो इसी में से ही आलू प्याज। तो भाई मुझे वो आलू प्याज उसने स्वयं उपभोग कर लिया, तो मुझे उस आलू प्याज की वैल्यू पता है कि वो कितने रुपए की है। आलू 10 रुपये का है, प्याज 20 रुपये की है। उसने बेचा क्यों नहीं? क्योंकि उसको ज़रूरत थी, इस वजह से। तो एक प्रोड्यूसर, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, इसी तरीके से एक प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है और अगर वो यूज़ कर लेता है तो भाई वो ऐड होगा, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। इसी तरीके से एक और वर्ड है बेटा, जैसे ये स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, इसको कहते हैं स्वयं उपभोग सेवाएं। स्वयं उपभोग सेवाएं, ये जरा समझेंगे ये क्या होता है स्वयं उपभोग सेवाएं। स्वयं उपभोग सेवाओं का ये मतलब होता है कि जैसे घर के अंदर मम्मी होती है, अब मम्मियाँ रोज़ क्या काम करती है? मम्मी रोज़ घर के अंदर झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना रोज़ करती है, वो अपनी सर्विस रोज़ देती है। वो भाई खाना रोज़ बनाती है, वो भाई साफ़ सफाई भी जो है रोज़ करती है, वो भाई खाना पीना साफ़ सफाई बर्तन और जो है सब कुछ रोज़ करती है, रोज़ सर्विस देती है अपनी। लेकिन हमने बोला जीडीपी क्या होती है बेटा? जीडीपी क्या होती है आप खुद बताओ। मैंने आपको ये बोला कि जीडीपी जो है ना, एक साल के अंदर अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी वस्तुएं और जितनी सेवाएं बनी हैं उसका मूल्य कितना है, वो जीडीपी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी जीडीपी 1 करोड़ है, तो इसका मतलब है एक साल के अंदर अंदर देश में 1 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवा बनी है। सेवा भी इंक्लूड होती है जीडीपी में। अब मम्मियाँ रोज़ सेवा देती है अपनी, रोज़ खाना बनाना साफ़ सफाई, मम्मियों की बात हो रही है बेटा।
मेड की बात नहीं हो रही है जिसको हम हायर करते हैं सैलरी पे, ठीक है, तो उसकी बात नहीं हो रही है जिसको हम बाहर से हायर करते हैं, हम हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो रोज़ काम करती हैं लेकिन वो अपनी रोज़ सर्विस दे रही है, लेकिन बेटा ये जो अपनी सेवा दे रही है इस सेवा को हम ऐड नहीं करते। क्यों ऐड नहीं करते हम इस सेवा को? ये तो रोज़ अपनी सेवा दे रही है, रोज़ इनकी सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन हम इसको ऐड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें पता ही नहीं कि खाना बनाने का कितना दें। मैं बार बार कह रहा हूँ हम हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो हम बाहर से हायर करते हैं कि एक बंदे को हायर कर लिया, तू साफ़ सफाई कर ले, तू बर्तन धो ले, या तू खाना बनाने के लिए रख लिया उसको, उसकी बात नहीं हो रही है बेटा। उसकी तो वैल्यू है ना कि जैसे खाना बनाने के लिए कुछ लोग रख ले हैं 7,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, उसकी तो वैल्यू पता चल रही है हमें कि भाई उसको उतने रुपये में रखा है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनको खाना बनाने का, साफ़ सफाई का, बर्तन का कितना दे, सबका बेटा अलग अलग होता है। तो इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, लेकिन सर्विस रोज़ प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम बेटा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मूल्य का अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो स्वयं उपभोग के लिए जो भी सेवाएं प्रोड्यूस होती हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है। ये 6 सावधानियाँ आप इसके अंदर लिख सकते हो, 4 व्यय विधि की हैं और 2 जो है बेटा ये आपकी इसकी हैं, क्या कहते हैं, अलग से स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, और एक ये था। तो 3 सेवाएं मैंने 3 सावधानियां बता दी हैं मैंने आपको, उत्पाद विधि की भी बता दी, आय विधि की भी बता दी और व्यय विधि की भी बता दी। तीनों सावधानियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि न्यूमेरिकल के चॉइस के अंदर सावधानी आ जाए। तो अगर आपका न्यूमेरिकल कमज़ोर है, आपको नहीं हाँ, कर्मचारियों का क्षतिपूर्वक भी कह सकते हो, कर्मचारियों का मुआवजा भी कह सकते हो, और कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी कह सकते हो। 3 हाँ 3 नाम है उसके। कर्मचारियों का मुआवजा भी आ जाता है कभी कभार लिखा हुआ, कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति भी आ जाता है, और कर्मचारियों का पारिश्रमिक तो हमें पता ही है। तो बेटा अगर आपका न्यूमेरिकल कमज़ोर है, आपको उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि के न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप थ्योरेटिकल पे फोकस करना चाहते हैं तो आप सारी की सारी सावधानियां पढ़ लीजिए इसकी, और राष्ट्रीय आय की जितनी भी थ्योरी है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आप सारी पढ़ लीजिए, क्योंकि बी पार्ट के अंदर तो, क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा 3 ही नंबर का आएगा, 2 नंबर की थ्योरी तो आएगी उसके साथ चॉइस में, तो थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी चाहे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि 3 का न्यूमेरिकल और बी पार्ट में थ्योरी आएगी। और हो सकता है चॉइस में अगर पूरा ही थ्योरी आ गई तो वो बच्चा कर सकता है जिसका जो है न्यूमेरिकल कमज़ोर है, तो वो कर लगे। आप ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे अगला मुद्दा। अगले मुद्दे का नाम है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या जो है क्या होती है बेटा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इससे क्यों बचना चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है। पूरा क्वेश्चन आता है फुल फ्लैश 5 नंबर का। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन है फुल फ्लैश कि भाई दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इससे क्यों बचना चाहिए और इससे कैसे बचा जाता है, क्यों भी और कैसे भी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि दोहरी गणना की जो समस्या है ये क्या है, पहले तो ज़रा ये समझते हैं, बाद में हम समझेंगे कि क्या, क्यों और कैसे। दोहरी गणना की समस्या बेसिकली तब क्रिएट होती है, मैंने आपको ये बताया कि जो हम राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है वो हम 3 विधियों से लगा सकते हैं। एक जो विधि होती है उसको हम कहते हैं उत्पाद विधि, ठीक है, एक जो विधि होती है उसको हम कहते हैं उत्पाद विधि, एक जो विधि होती है इसको कहते हैं आय विधि, और एक जो इसकी विधि होती है इसको हम कहते हैं व्यय विधि, ठीक है। उत्पाद विधि होती है, आय विधि होती है और व्यय विधि होती है। तो दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में क्रिएट होती है? आय विधि में नहीं होती बेटा, व्यय विधि में भी नहीं होती, उत्पाद विधि के अंदर दोहरी गणना की समस्या जो है क्रिएट होती है। तो आप लिखेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण या राष्ट्रीय आय का मापन उत्पाद विधि के द्वारा करते हैं तो दोहरी गणना की समस्या जो है क्रिएट होती है। अब ये समस्या क्या है? आप लिखेंगे कि यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम वस्तुओं में भेद करने में
विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मतलब कि अगर हम वस्तु को नहीं पता लगा पाते कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, जब हम उसमें भेद नहीं कर पाते, भेद का मतलब अंतर, जब हम उसमें भेद नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते, तो बेटा दोहरी गणना की समस्या क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमें ये पता है कि राष्ट्रीय आय के अंदर केवल अंतिम वस्तु जुड़ती है, मध्यवर्ती वस्तु नहीं जुड़ती। तो अगर कोई वस्तु मध्यवर्ती थी और मैंने उसको अंतिम मान लिया और मैंने जोड़ दिया उसको, तो इससे होगा क्या बेटा, एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं जोड़ते ये समझिए। आपको ये लाइन तो घोल कर पी जानी है कि अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जुड़ा होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जुड़ा होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, उस फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स का अमाउंट जो है जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम अंतिम को भी जोड़ लेंगे और मध्यवर्ती वस्तु को भी जोड़ लेंगे तो एक ही अमाउंट दो बारी जुड़ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो बढ़ई है, बढ़ई ने क्या करा, 10,000 रुपये की लकड़ी लेकर आया, लकड़ी, और उस लकड़ी को कन्वर्ट, ये वस्तु है, अभी लकड़ी है तो वस्तु है बेटा, और उस लकड़ी को उस पर काम किया, कटाई पिटाई घिसाई जो भी उनने काम करा, और क्या करा, कुर्सी बना दी। क्या करा, कुर्सी बना दी। अब उसमें वैल्यू एडिशन करी, काम करने का मतलब क्या होता है बेटा, वैल्यू एडिशन करी, मूल्य वृद्धि करी उसने। ठीक है, तो मान लीजिए उसने काम वाम करा और कुर्सी बना दी 13,000 रुपये की, 3,000 रुपये का उसने इसके ऊपर काम करा, लकड़ी के ऊपर। तो अगर जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो 13,000 रुपये हैं ये कैसे बने हैं बेटा, ये 13,000 रुपये, 10,000 रुपये तो बेटा लकड़ी के हैं, ठीक है, और जो 3,000 रुपये हैं वो उसने इसके अंदर काम किया है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मूल्य वृद्धि कहते हैं। मैंने बोला इसने भाई लकड़ी को कुर्सी बनाने में उसने कटाई घिसावट जो भी उसने करा होगा, घिसाई पिटाई जो भी बनाया उसे कुर्सी बना दी, तो उसको कहते हैं उस पर काम करा उसने, मूल्य वृद्धि करी। तो भाई ये 13,000 रुपये ऐसे बने हैं। तो ये अभी बेटा ये जो कुर्सी है, कुर्सी बनने में लकड़ी एक मध्यवर्ती है ना, कुर्सी बनने में लकड़ी एक मध्यवर्ती है। तो अगर मैं बोलूँ जीडीपी कितनी है, जीडीपी कितनी है, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु में भेद नहीं कर पा रहा, मेरे को नहीं पता कौन सी अंतिम है और कौन सी वस्तु वो है, तो ये भी वस्तु है बेटा और ये भी वस्तु है, मैं भेद नहीं कर पा रहा कौन सी अंतिम है कौन सी मध्यवर्ती है। तो मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपये की लकड़ी और 13,000 रुपये की कुर्सी, तो मेरी अभी जीडीपी आ रही है, मान लो सिर्फ यही दो वस्तु थी और कुछ नहीं है, तो मेरी अभी जीडीपी आ रही है 23,000। लेकिन बेटा ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो जीडीपी एक्चुअल में है कितनी, जीडीपी जो एक्चुअल में है वो बेटा केवल 13,000 रुपये है, केवल 13,000 रुपये, ना कि 23,000। अब जरा ध्यान से समझिए, ये करेक्ट जीडीपी है, क्योंकि बेटा ये जो 13,000 रुपये हैं इसमें भाई 10,000 रुपये लकड़ी के तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना। काम कितना हुआ है, केवल 3,000 रुपये का तो काम हुआ है, और तो वही नहीं काम, 10,000 रुपये। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये 13,000 के अंदर तो भाई 10,000 रुपये ये और 3,000 रुपये तो ये 10,000 तो दो बारी जुड़ रहा है ना, यहाँ पे भी जुड़ रहा है और यहाँ पे भी जुड़ रहा है। ये जो वस्तु है ये बेटा मध्यवर्ती है और ये जो वस्तु थी ये अंतिम थी। कुर्सी एक अंतिम है, रेडी टू यूज़ है बिल्कुल। ये लकड़ी का यूज़ कुर्सी बनाने में एज अ रॉ मटेरियल हुआ, तो ये मध्यवर्ती है। तो जो कुर्सी है वो अंतिम है, अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। 13,000 के अंदर 10,000 रुपये लकड़ी का मूल्य ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं दोनों ही को जोड़ रहा हूँ, मैं मध्यवर्ती को भी जोड़ रहा हूँ और मैं अंतिम को भी जोड़ रहा हूँ, तो भाई मेरी जीडीपी गलत आएगी। 10,000 रुपये से मेरी जीडीपी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वो 10,000 रुपये दो बारी जुड़ रहे हैं। जब मैं अंतर नहीं कर पा रहा कि कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा कि कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यार लकड़ी का
दूसरा मध्यवर्ती यूज हो रहा है ना। ये 13,000 रुपये में तो 10,000 रुपये ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो सीधा 13,000 रुपये पुट करना, 10,000 रुपये क्यों पुटअप कर रहे हैं। ये है 13,000 रुपये करेक्ट जीडीपी। तो आपको यही बकवास सारी लिखनी है इसके अंदर जो मैंने अभी बोली है कि जब हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण उत्पाद विधि से करते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। ठीक है, यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद करने में असफल हो जाते हैं और मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। इससे हमारे राष्ट्रीय आय का जो मूल्य है वो ज़्यादा दिखता है, जिससे कि गलत राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाता है। तो उसने बोला था दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो ये समस्या है कि जब एक ही अमाउंट दो बारी जुड़ जाता है। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है दोहरी गणना का मतलब क्या है, डबल काउंटिंग। तो ये जब एक ही मूल्य दो बारी जुड़ रहा है तो दोहरी गणना की समस्या होती है। उसने पूछा इससे क्यों बचे, नहीं बच रहे, करते रहो गलती, तो क्यों बचे इससे। तो आपको लिखना है कि भाई इससे बचना जरूरी है क्योंकि इससे हमारी तो राष्ट्रीय आय ज़्यादा दिख रही है, हमारी जीडीपी ज़्यादा आती है। इससे ओवर वैल्यू की प्रॉब्लम, क्यों बचना चाहिए इससे, क्यों इससे बचना चाहिए, इससे ओवर वैल्यूएशन को हिंदी में कहते हैं अधिमूल्य की ओवर वैल्यूएशन भी लिख देना ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए एग्जामिनर को, और अधिमूल्य भी लिख देना। तो इससे जो समस्या क्रिएट होती है ना वो ये होती है ओवर वैल्यूएशन की समस्या क्रिएट होती है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है कि हमारी जीडीपी जितनी है ही नहीं उतनी दिख रही है। 23,000 आई नहीं जीडीपी है कितनी, जीडीपी है केवल और केवल 13,000 रुपये। तो ओवर वैल्यूएशन की समस्या से बचने के लिए हमें दोहरी गणना की समस्या से बचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये, अगर वो बेटा एग्जाम्पल पूछे आप ये बड़ाई वाला एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप जो मैंने बड़ाई वाला एग्जाम्पल दिया है आपको। फिर उसने पूछा कि भाई बचेगा कैसे, ये वाली समस्या क्रिएट ना हो, इसके बचने का समाधान बता। अब जरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान सुनेंगे कि इसका समाधान क्या है, इससे जो है कैसे बचा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्या है, इसके दो सॉल्यूशन हैं, आप या तो क्या करो, आप या तो केवल पहला वाला जो सॉल्यूशन है इसको कहते हैं, पहले वाला जो सॉल्यूशन है इसको कहते हैं अंतिम उत्पाद विधि। क्या कहते हैं इसको, अंतिम उत्पाद विधि। ये विधि ये कहती है कि भाई फाइनल गुड कहाँ है ये बता तू, फाइनल गुड अंतिम वस्तु कौन सी थी बेटा, अंतिम वस्तु थी कुर्सी कितने रुपए की थी, कुर्सी थी बेटा 13,000 रुपए की। तो अंतिम उत्पाद विधि ये कहती है कि आप केवल उस मूल्य को लो जो अंतिम है, जो जब मतलब कि अंतिम वस्तुओं को लो। अंतिम उत्पाद विधि क्या कहती है, अंतिम उत्पाद विधि ये कहती है कि केवल अंतिम वस्तु को शामिल करो जो जहाँ पे उपभोक्ता उसका सीधा यूज़ कर रहा है, रेडी टू यूज़ है, जहाँ पे उसका अंतिम प्रयोगकर्ता प्रयोग के लिए तैयार है उसको लो। तो हमारी सिचुएशन में कितना है वो, हमारी सिचुएशन में वो चीज़ है 13,000 रुपये। ये विधि ये कहती है, तो ऐसे कर लो। तो कह रहा है ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओवर वैल्यूएशन नहीं होगा, नहीं हो रहा ना, अभी हो रहा था 23,000 रुपये, लेकिन ये कह रहा है ये वाली विधि कि सीधा वो लो जो अंतिम वस्तु है। अंतिम उत्पाद विधि ये कहती है अंतिम वस्तुओं को लो, मध्यवर्ती को नहीं। और दूसरा जो इसका उपाय है, दूसरा उपाय में लिखा हुआ है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि ये क्या कहती है बेटा, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मूल्य वृद्धि ये कहती है कि भाई चलो ठीक है आप नहीं कर पा रहे, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो, आप क्या करो, यहाँ पे जरा देखें लकड़ी कितने की है बेटा, लकड़ी है 10,000 रुपये की। लकड़ी कितने की है, लकड़ी है 10,000 रुपये की, ठीक है, इसको ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब उस लकड़ी ने उस लकड़ी को कुर्सी में कन्वर्ट किया, काम करा उसने, उस पर मेहनत करी, तो कुर्सी बन गई 13,000 रुपये की। तो आप उसने केवल जितनी वैल्यू एडिशन दी है केवल उसको लो, जितनी वैल्यू एडिशन दी है उसने, कितना काम करा है उसने 3,000 रुपये का काम करा है, केवल 3,000 रुपये का। कैसे निकले हैं ये 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये ऐसे निकले हैं, इस चीज़ को हम मूल्य वृद्धि बोलेंगे।
क्या बोलेंगे हम इस चीज़ को, मूल्य वृद्धि या वर्धित मूल्य भी कह सकते हो। ये ऐसे निकला है, आप इसको बोलेंगे उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, जो हम जीवीए निकालते थे बेटा। 13,000 रुपये की कुर्सी है, उत्पाद का मूल्य कितना है 13,000, लेकिन मेरे भाई उसके अंदर 10,000 रुपये तो लकड़ी का यूज़ हुआ है ना, एज अ रॉ मटेरियल, एज अ कच्चा माल। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, केवल 3,000 रुपये का। तो 3,000 और प्लस 10,000 की लकड़ी, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 13,000। तो यहाँ से भी 13,000 आएगा, वहाँ से भी आएगा। तो दोहरी गणना से बचने के लिए दो उपाय हैं, या तो केवल अंतिम वस्तु को ले ले, और अगर अंतिम वस्तु तुम्हें नहीं आ रही समझ में कि कौन सी अंतिम है, तो भाई आप मूल्य वृद्धि विधि का यूज़ कर सकते हो। मूल्य वृद्धि विधि ये कहती है कि जो जो चीज़ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हुई है, एज अ मध्यवर्ती उपभोग यूज़ हुई है, उसको जो है आप माइनस कर दीजिए। तो फुल फ्लैश क्वेश्चन है, दोहरी गणना क्या होती है, पहले सारी बकवास सीखेंगे, क्यों बचना चाहिए, और वैल्यूएशन की समस्या नहीं हो इस वजह से, और कैसे बचना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि या पहला मेथड है केवल अंतिम वस्तु को लीजिए, और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि को लीजिए। तो दो कॉन्सेप्ट आपके ये हो गए बेटा। 3 टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहला जो है बेटा ये है, पहला जो टॉपिक है ये है कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक। बेटा ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं 3 नंबर के, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके अंदर आपको लिखना है मजदूरी व वेतन, सेवानिवृत्त पेंशन, मालिक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, 3 नंबर का आ जाता है। अगर वो आपसे बोले प्रचालन अधिशेष, या इसको मैंने आपको बोला था कि इसी को ही संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, अगर इसके घटक आ जाएं, बोला है इसके घटक लिखो, तो बेटा ये इसके आप घटक लिखोगे किराया, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलता है बेटा NFIA के घटक बता, NFIA के घटक। तीनों में से एक का घटक तो जरूर आएगा ही आएगा, क्या तो कर्मचारी या प्रचालन या NFIA। चलो इसका तो मैंने पढ़ लिया, इसका भी मैंने पढ़ लिया। इसके घटक में क्या लिखूंगा, NFIA के घटक। मेरे को तो बस NFIA ये पता है से माइनस को, और तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो NFIA के घटक को क्या लिखेंगे, ये आपको बेटा आपकी TR जैन वाली जो बुक है उसके जब दूसरा चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा होगा, दूसरा चैप्टर जब आपका ख़त्म हो रहा होगा, उसके पीछे आपको जो है ये देखने के लिए मिल जाएगा NFIA के घटक। ठीक है, इसके ज़रा 3 घटक होते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो इसका घटक होता है, इसको कहते हैं कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। बेटा ध्यान यही रखना है कि NFIA क्या होता है, से माइनस को का डिफरेंस। NFIA क्या होता है, से माइनस को का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो NFIA के अगर वो आपसे घटक पूछ रहा है तो सबसे यहाँ पे बेटा शुद्ध लिखना है, शुद्ध, कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा से माइनस को। इसका मतलब हुआ, से का मतलब क्या होता है, पहले से का मतलब आपको समझना है, और को का मतलब क्या होता है ये समझिए। से का मतलब होता है हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों के अंदर जाकर जितनी भी इनकम अर्न करी है। ध्यान से सुन लीजिए बेटा, दिमाग खोल के, सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके 3 घटक होते हैं। हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों में जाकर जितना पैसा अर्न किया है वो से होता है, और दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जितना अर्न किया है वो को होता है। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब क्या होगा, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब ये होगा कि भैया हमारे देश के बंदे जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, अपनी कारक सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ से जो इनकम अर्न करके ला रहे हैं वो से है, और दूसरे देश के लोग भारत के अंदर आकर जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो को है। तो जब मैं हमारे देश के बंदे ने मान लो 2 लाख रुपए की इनकम अर्न करी, और दूसरे देश के जितने भी बंदे थे मान लो उन्होंने 50,000 रुपये इनकम अर्न करी, तो 1.5 लाख का नेट इफेक्ट निकल रहा है। तो ये जो 1.5 लाख है ये क्या है, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक है।
ये इसका बेटा सबसे पहला घटक है। बिल्कुल सिमिलरली इसको दूसरा जो घटक है बेटा, इसको कहते हैं संपत्ति तथा उद्यमशीलता। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। बेटा यहाँ पे शुद्ध वर्ड जरूर लिखना है, शुद्ध वर्ड जरूर लिखना है। यहाँ पे शुद्ध नहीं लिखे नंबर कट जाएगा। शुद्ध क्यों लिखना है? क्योंकि हम NFIA की बात कर रहे हैं, जो से और को का डिफरेंस होता है। तो अब जरा दूसरा घटक देखिए, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। मैंने बोला भाई ये जो है किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी, ये होता है। अभी मैंने दूसरा बताया ना आपको ऊपर कि अगर प्रचालन अधिशेष बोले या संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय बोले तो ये जो है किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी, इसका सम होता है। तो बेटा से का मतलब क्या होगा? से का मतलब ये होगा कि हमारे देश के सामान्य निवासियों ने किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी से जितनी इनकम अर्न करी, मान लो 70,000 रुपये करी, और दूसरे देश के सामान्य निवासियों ने किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी से जितनी इनकम अर्न करी, उसका जो डिफरेंस है वो बेटा क्या होगा? वो होगा संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध जरूर लिखना है, बार बार कह रहा हूँ। ये इसका दूसरा घटक है। अब आती है बेटा तीसरे घटक की बात। तीसरे घटक के अंदर लिखना है, तीसरे घटक के अंदर लिखना है विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा, निवासी कंपनियों की, यहाँ पे लिखेंगे बेटा विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। ठीक है, शुद्ध वर्ड लिखना है। अब जरा आ जाती है बात प्रतिधारित आय का मतलब क्या है। इसको बेटा मैंने आपको शायद निगम बचत भी लिखवा रखा है, देख लेना। इसके 3 नाम मैंने आपको बताए थे। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। जो कंपनी का जो लाभ होता है ना, लाभ, वो मैं आपको बोला था कि 3 हिस्सों में बढ़ता है। पहला मैंने आपको बताया था निगम कर, दूसरा मैंने आपको बताया था निगम बचत, और तीसरा मैंने आपको बताया था लाभांश। मान लीजिए कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो अगर बेटा प्रॉफिट होगा तो भाई सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 1 लाख रुपए का टैक्स चला गया। लाभांश का मतलब होता है बेटा कि जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उनको शेयर होल्डर कहते हैं। मतलब जिन ने कंपनी में पैसा लगाया है वो शेयर होल्डर है। तो उन्होंने क्यों लगाया था पैसा? ताकि बदले में जो है प्रॉफिट मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो मान लो उनको जो है 3 लाख रुपए दे दिया, तो अभी कितना पैसा बचा बेटा? हमारे 1 रुपये बचा। तो ये जो निगम बचत होती है बेटा, इसी को ही क्या कहते हैं? निगम बचत का ही नाम है बेटा प्रतिधारित आय। निगम बचत का ही नाम है प्रतिधारित आय। ठीक है, और इसी को ही आवितरित लाभ कहते हैं। आवितरित लाभ ये वो पैसा है बेटा जो आपको ध्यान रखना है। ये वो पैसा है जो कंपनी के पास लाभांश भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी कंपनी के पास पैसा बच रहा है एज अ रिजर्व, फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया। तो ये हेड क्या डली हुई है? विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। हमारे देशों की कंपनियां जो दूसरे देशों के अंदर है, जो रिटेन अर्निंग कर रही हैं, और दूसरे देशों की कंपनियां जो हमारे देशों के अंदर हैं, दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस की बात होगी बेटा सब पॉइंटों में। जैसे मान लो हम से माइनस को, हमारे देशों की कंपनियां जो दूसरे देशों के अंदर स्थित हैं, उनकी जो प्रतिधारित आय है, रिटेन अर्निंग है, मान लो 2 लाख है, और जो दूसरे देशों की कंपनियां जो हमारे देशों के अंदर हैं, उनकी रिटेन अर्निंग 1 लाख है। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? 1 लाख। तो इसको बोलेंगे ये विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। रिटेन अर्निंग आपको पता होना चाहिए, रिटेन अर्निंग क्या होती है। रिटेन अर्निंग का मतलब है लाभ के 3 हिस्से होते हैं। पहले जाता है टैक्स में, दूसरा जाता है शेयर होल्डर में, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी एज अ रिजर्व रख लेती है कि फ्यूचर में काम आएगा भविष्य में। तो वो जो पैसा सेव करके रख लिया, उसी को ही रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो हमारे देशों की जो कंपनियां दूसरे देशों के अंदर हैं, उनकी रिटेन अर्निंग, और दूसरे देशों की कंपनियां जो हमारे देशों के अंदर है घरेलू सीमा में, उनकी रिटेन अर्निंग का जो डिफरेंस होता है
उसको विदेशों में विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारिताएं कहते हैं। इसके बेटा 3 ही घटक होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। एक बार को बच्चा ये भी लिख देता है, ये भी लिख देता है, लेकिन ये पता ही नहीं होता NFIA के घटक। और ये बेटा आपके क्वेश्चन में आया हुआ है CBSE के सैम्पल पेपर के अंदर में, तो प्लीज़ इसको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अच्छा जी, टॉपिक और ज़रा समझ लीजिए, लास्ट टॉपिक है बेटा। इसको कहते हैं कि भाई किसको शामिल करेंगे और किसको शामिल नहीं करेंगे। एक ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा। ये टॉपिक मुझे पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा आपको एक तो घरेलू आय का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि घरेलू आय किसको कहते हैं। आपको बेटा राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सामान्य निवासी कौन होता है। तीसरा आपको घरेलू सीमा पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपको ये 3 मुद्दे क्लियर हैं तो बेटा आपको जो घटक दे रखा होगा किसको शामिल करेंगे और किसको शामिल नहीं करेंगे, आप बहुत ही ईजिली इसको अटेंड कर सकते हो। लेकिन घरेलू आय क्या होती है, ये किसको शामिल करता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये किसको शामिल करता है, और घरेलू सीमा क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है घरेलू सीमा, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत ही ईजिली किसको शामिल करेंगे और किसको नहीं करेंगे ये कर सकते हो। बस ये आपका बेटा आज खत्म हो रहा है, सारा का सारा थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ मैं आ गया। अगली कक्षा से हम जो है समग्र मांग और समग्र पूर्ति करेंगे कल से, ठीक है जी।